India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नहवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एएम सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर तर्क दिया कि वे 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। जस्टिस कुमार ने सबसे पहले पिछले शुक्रवार को मामले की सुनवाई न करने के लिए माफी मांगी। जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथी जस्टिस मनमोहन, जो पहले कपिल सिब्बल के चैम्बर में सहयोगी थे, सुनवाई से खुद को अलग करना चाहते थे। सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स हैं जो 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी दायर की है। हालांकि आज सोमवार को इस पर जोर नहीं दिया गया। उन्होंने अंतरिम जमानत अर्जी पर भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। जस्टिस कुमार ने कहा कि अदालत अंततः मुख्य याचिका का ही निपटारा करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये आरोपी 2019-20 में नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन में शामिल थे और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित रूप से बड़ी साजिश रचने के आरोप में जेल में हैं। कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि वे दिवाली से पहले इस मामले की सुनवाई करें ताकि आरोपी दिवाली तक जेल से बाहर आ सकें। हालांकि अदालत ने कहा कि वह मुख्य याचिका का ही निपटारा करेगी और अंतरिम जमानत पर अभी कोई फैसला नहीं करेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी, जहां आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के विमान हादसे की जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या विमान हादसे की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। यह फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद आया है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पायलट की गलती की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर जांच के दौरान पायलट को दोषी ठहराया जाता है और बाद में वह निर्दोष पाया जाता है तो इससे पायलट के परिवार को नुकसान हो सकता है। याचिका में दावा किया गया है कि कि एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में निर्माण संबंधी त्रुटियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित निरीक्षणों को पूरा न करने संबंधी महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा नहीं किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मानव त्रुटि को दोषी ठहराया जाता है जबकि विमान में यांत्रिक कमजोरियों के दस्तावेजी सबूत हैं, तो इससे हवाई दुर्घटना की जांच की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। ऐसा दृष्टिकोण न केवल जनता को गुमराह करता है बल्कि दुर्घटना जांच के मूल उद्देश्य को भी कमजोर करता है, जो प्रणालीगत खामियों को उजागर करना और उनकी पुनरावृत्ति को रोकना है। रिपोर्ट पूरी तरह से कथित मानव त्रुटि पर केंद्रित है, जिससे गहरी प्रणालीगत अस्थिरता की ओर इशारा करने वाले तकनीकी निष्कर्षों को दबा दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसमें यह भी दावा किया गया है कि
एआईबी ने हवाई दुर्घटना के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की गवाही को ध्यान में नहीं रखा है, जिससे प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर और अधिक संदेह पैदा होता है। एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जांच एजेंसी एआईबी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई हैं और पायलट पर दोष डाल दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच टीम में डीजीसीए के अधिकारी होने से हितों का टकराव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार, डीजीसीए और एआईबी से जवाब मांगा है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि वह जांच की प्रगति पर नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई तक जांच एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक वकील को नोटिस जारी किया है, जिसने 1971 में हुए एक विक्रीय दस्तावेज में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में एक 71 वर्षीय महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस मामले को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है और वकील से पूछा है कि उनके खिलाफ निर्देशनात्मक क्षतिपूर्ति क्यों न लगाई जाए। मामले की मुख्य बातें। एफआईआर दर्ज करने का कारण, वकील ने 1971 के विक्रीय दस्तावेज में जालसाजी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला की उम्र और भूमिका। महिला की उम्र 71 वर्ष है और वह न तो विक्रेता थी, न ही खरीदार, न ही गवाह या विक्रय दस्तावेज की लाभार्थी। उच्च न्यायालय की भूमिका। उच्च न्यायालय ने महिला की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित और आलसी बताया। वकील की उपस्थिति। वकील ने अदालत में उपस्थित होने से बचने की कोशिश की। इसके बाद अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बेलेबल वारंट जारी किया। न्यायालय का आदेश। वकील से पूछा गया है कि उनके खिलाफ निर्देशनात्मक क्षतिपूर्ति क्यों न लगाई जाए। पुलिस अधिकारी से पूछा गया है कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करें और क्यों न इस मामले को खारिज किया जाए। अदालत ने महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली की आलोचना की और कहा कि अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का निर्णय अनुचित था। अदालत ने कहा कि इस मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है और वकील की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र नियंत्रण संगठित अपराध अधिनियम 1999 या मेकोका को लागू किया जा सकता है यदि एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ 2 या 2 से अधिक एफआईआर का संज्ञान लेता है और उन्हें गैंग के सदस्य के रूप में मानता है। इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। ऐसे मामलों में दोष सिद्धि होनी चाहिए। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह अवलोकन एक बेल आवेदन पर सुनवाई करते हुए किया, जिसमें एक आरोपी ने दावा किया था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था और एमसीओसीए को गलत तरीके से लागू किया गया था। राज्य ने दावा किया कि आरोपी और उसके साथी कई सनसनीखेज अपराधों में शामिल थे, जिनमें दिन दहाड़े गोलीबारी, गवाहों की हत्या और जबरन वसूली शामिल थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि मकोका के तहत अपराध का गठन करने के लिए 2 या 2 से अधिक एफआईआर होने चाहिए, जिनमें आरोप पत्र दाखिल किया गया हो और मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया हो। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में बरी होना एमसीओसीए को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कानून में केवल संज्ञान लेने की आवश्यकता है, न कि दोष सिद्धि की। बेल के संबंध में अदालत ने कहा कि आरोपी को 2 शर्तों को पूरा करना होगा। अदालत को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और उसे जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करना चाहिए।
इस मामले में अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हैं और उसके अपराध करने की प्रवृत्ति भी है, इसलिए अदालत ने बेल देने से इनकार कर दिया। आरोपी की लंबी हिरासत के बारे में अदालत ने कहा कि मुकदमे में देरी निश्चित रूप से आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन समाज के हितों को भी संतुलित करना आवश्यक है, जिसमें अपराध की गंभीरता और गवाहों की संख्या महत्वपूर्ण है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मोहम्मद मकबूल भट्ट और मोहम्मद अफजल गुरु की कब्रों को तिहाड़ जेल परिसर से हटाने की मांग की गई है। इन दोनों व्यक्तियों को आतंकवाद संबंधी अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। याचिका की मुख्य मांगे कब्रों को हटाना, तिहाड़ जेल परिसर से मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्रों को हटाया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था, यदि कब्रों को हटाना संभव नहीं है तो उनके अवशेषों को गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि आतंकवाद की महिमा ना हो और जेल परिसर का दुरुपयोग ना हो। याचिका के आधार दिल्ली जेल नियम 2018 इन नियमों के अनुसार मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के शवों का निपटान इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे उनकी महिमा ना हो और जेल अनुशासन बना रहे। कानूनी प्रावधान जेल अधिनियम 1894, दिल्ली जेल मैनुअल 2018 और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार जेल परिसर में धार्मिक संरचनाएं, मजारे या कब्रें बनाने की अनुमति नहीं है। स्वास्थ्य जोखिम याचिकाकर्ता का दावा है कि जेल परिसर में कब्रों की मौजूदगी से संक्रामक रोगों का खतरा हो सकता है, जो कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए खतरनाक हो सकता है। याचिकाकर्ता का उद्देश्य तिहाड़ जेल परिसर को आतंकवाद की महिमा से मुक्त करना और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कब्रों की उपस्थिति से कट्टरपंथी तत्व आकर्षित हो सकते हैं और जेल परिसर का दुरुपयोग हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव आयुक्त को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा ने ईवीएम छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम, पेपर ट्रेल और दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। एनएसयूआई नेताओं रौनक खन्नी और जोसलिन नंदिता चौधरी ने याचिका दायर कर एबीवीपी उम्मीदवार के रूप में चुने गए आर्यन मान के चुनाव को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एबीवीपी उम्मीदवार के नाम के खिलाफ नीली स्याही के निशान लगाकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है। एक संबंधित मामले में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कुछ उम्मीदवारों को नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है, जिनमें एबीवीपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं। डीयूएसयू चुनाव 18 सितंबर को आयोजित किया गया था और परिणाम 19 सितंबर को घोषित किए गए थे। कोर्ट ने नोट किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमों का उल्लंघन जारी रहा, बावजूद इसके कि कोर्ट ने विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.